नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये है प्रॉपर्टी गुरु का स्पेशल एपिसोड। फेस्टिविटीज ऑल इन अराउंड है, लेकिन अब एक मेजर पार्ट इस फेस्टिव सीजन का बीत चुका है, जिसका सबसे बड़ा इवेंट रहा दिवाली। और दिवाली वो वक्त होता है जब जितने भी कंज्यूमर मार्केट्स हैं वो उम्मीद लगाते हैं कि उनकी सेल्स जो है वो पीक पर जाएगी और उनका जो धंधा है वो फ्लरिश करेगा, अच्छे नंबर्स क्रिएट होंगे। सो आज रियल एस्टेट में दिवाली कैसी रही है उस पर बातचीत होगी, और दिवाली के बाद कैसा मार्केट हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, घर खरीदने की जहां तक बात है, सारी चीजें आज हम बातचीत में लेकर आएंगे। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, स्वागत कीजिए पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोरास, और उनके साथ ही विवेचना होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो पोस्ट दिवाली जैसे रजिस्ट्रेशंस के नंबर आए, तो क्योंकि दिवाली भी मंथ एंड्स के टुवर्ड्स ही थी, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमने देखी। और ये मुंबई मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम मानते हैं एक इंडिकेटर है पूरे देश के मार्केट के लिए, राइट। तो ये रिपोर्ट्स हमने पढ़े कि पिछले कई सालों से बेहतर दिवाली है, बहुत बढ़िया दिवाली मंथ रहा है, रजिस्ट्रेशंस नंबर काफ़ी ऊपर रहे, उससे होने वाली जो इनकम है रजिस्ट्रेशन की वो सरकार के लिए काफ़ी अच्छी रही। आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं? क्या दिवाली इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन थी रियल एस्टेट के लिए? बिल्कुल, अगर आप देखिए तो मार्केट जो है हर क्वार्टर में जो है पिछले क्वार्टर से बेटर करता हुआ दिखाई दिया है। ये पिछले 3 साल की एक जर्नी रही है। तो अगर आप टोटल मिला करके 12 क्वार्टर देख लीजिए तो आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। हालांकि अभी अगर हम देखें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर तो वो ग्रोथ थोड़ी सी सबड्यूड हो गई है, मतलब ग्रोथ थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। वॉल्यूम अभी भी उसी लेवल पे है, तो थोड़ा मार्केट में ग्रोथ में थोड़ी स्टेगनेंसी होती हुई दिखाई दे रही है। बट सो फार द मार्केट हैज बिन पीकिंग, एंड आज भी जितनी भी सेल्स है वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट एवर सेल्स है। तो मार्केट अभी भी बॉयंट है, कोई डाउनस्लाइड जी। हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत हमें गिरावट जो है आपको न्यू लॉन्चेस में दिखाई दी है, जहाँ 6% का रिडक्शन है। वो भी बहुत ज्यादा नहीं है कि अगर हम देश के अंदर 1.5 लाख 1,10,000 से 1,30,000 यूनिट की न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं, तो उसमें 6% की गिरावट जो है बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो सप्लाई साइड पे भी मार्केट में अच्छा माल है, और वॉल्यूम भी ओवरऑल होल्ड कर रहे हैं। तो मार्केट अभी भी प्रोडक्टिव स्टेट के ऊपर है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट अभी भी प्रोडक्टिव आपको लग रहा है ना। पंकज जी, थोड़ा सा मैं ब्रॉडर करता हूं पिक्चर को। लाइक इन अदर कंज्यूमर सेक्टर्स, ऑटो बहुत अच्छा मार्केट था, लगातार बहुत अच्छा कर रहा था। दिवाली या फेस्टिविटीज़ के अराउंड भी ठीक ठाक सेल्स आए हैं, लेकिन अब एक बात जो सुनने को मिल रही है कि अब वो जो पेंट अप डिमांड थी वो शायद ख़त्म हो गई है, तो हमको एक स्टेगनेंसी यहाँ देखने को मिलेगी। जनरल कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में भी बहुत अच्छा कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो एक फैक्टर हम भी बात करते रहे कि अपर एंड रियल एस्टेट को ड्राइव कर रहा था शेयर मार्केट, उसने भी हाल के दिनों में कुछ कुछ ऐसे सिग्नल्स दिखाए जहां बियर मार्केट की चर्चा होने लगी है। अभी तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली हम बियर मार्केट में हैं, नहीं है, गिरावट कितनी टेम्परेरी है, कितनी परमानेंट है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स अगर एक साथ लें तो क्या रियल एस्टेट पर भी इसी तरह की कुछ इंपैक्ट्स आते हुए दिख सकते हैं? देखिए, आप माइक्रो मार्केट टू माइक्रो मार्केट देखेंगे तो थोड़ा बहुत है। जैसे मुंबई सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेटू पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, हैदराबाद एक प्लेटू पे पहुंचता दिखाई दे रहा है, पूना एक प्लेटू के ऊपर पहुंचता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरे मार्केट लाइक दिल्ली एनसीआर है जो आज भी हाईली अंडर सप्लाइड है। अगर आप बहुत कायदे से देख लीजिए तो मुंबई मार्केट और दिल्ली एनसीआर का मार्केट, एमएमआर और एनसीआर का मार्केट जो है साइज में मोर और लेस सेम रहता था। एक वक्त पे एमएम एनसीआर का मार्केट इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई और वॉल्यूम के हिसाब से मुंबई से ज्यादा ही होता था। अब मैं बात कर रहा हूँ 2014 15 16 के करीब। आज के दिन एनसीआर की सप्लाई जो है वो और वॉल्यूम है वो मुंबई का 1/4 और 1/5 लेवल पे है। तो मुझे ये लग रहा है कि एनसीआर के अंदर आपको सप्लाई की ग्रोथ दिखाई देगी, और सप्लाई के साथ साथ वॉल्यूम की भी ग्रोथ दिखाई देगी। तो अगर एग्रीगेटेड एट ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हम देखें तो जो
जो माइक्रो मार्केट और जो सिटीज अंडर सप्लाइड है वहां पे आपको ग्रोथ की सप्लाई दिखाई देगी तो सेल्स आएगी। और जहां पे सप्लाई अच्छी खासी हो गई है, एक एक पीक पर पहुंच गई है, वहां आपको आपको प्लेटू होता हुआ दिखाई देगा। और यही कारण है कि जिस तरीके की स्टैग्नेंसी हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल और दूसरे सेक्टर के अंदर, में भी सिटी टू सिटी और सेगमेंट टू सेगमेंट थोड़ी स्टैग्नेंसी दिखाई देगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे सप्लाई बहुत ही सबड्यूट थी, और अब पीएमएवाई में के जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं उसकी वजह से ज्यादा सप्लाई आएगी। तो रियल एस्टेट के अंदर एक और भी चीज है कि जितनी सप्लाई आती है तभी आपका वॉल्यूम आता है। तो और उसको देखते हुए मुझे ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्लेटूट का मार्केट और सबड्यूट और डिप्रेशन मुझे इस मार्केट के अंदर होता हुआ दिखाई दे। सेगमेंट वाइज और माइक्रो मार्केट वाइज लिटिल बिट ऑफ स्टैग्नेंसी आपको दिखाई देगी, लेकिन एग्रीगेटेड एट ऑल इंडिया लेवल पे एक ग्रोथ स्टोरी चलती हुई नजर आ रही है। और मुझे दिख रहा है कि अभी टायर टू सिटीज में भी आपको वॉल्यूम होता हुआ दिखाई देगा। तो तो मुझे ये आप लग रहा पंकज है जी जो एक कि बात कह रहे हैं कि इसको हमें सिटी और सेगमेंट वाइज देखना होगा। आपने कहा कि सेगमेंट में हमने देखा कि जो अफोर्डेबल है या मिड लेवल है वहां सप्लाईज के थोड़े इश्यूज थे, वहां सप्लाई बढ़ती हुई दिख रही है। डेफिनेटली ये सेगमेंट ज्यादा करके कैटर होते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में। तो अगर इन दोनों को कोरिलेट करें, और आपने अभी हाल कहा ही, तो सप्लाई बढ़ने के साथ और पीएमएवाई को जोड़ दें, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहां पर हमको एक तेजी दिख सकती है, और खास तौर पे टियर 2 और टियर 3 सिटीज यहां पर लीड करते हुए नजर आएंगे। क्या ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल, मेरा भी आउटलुक इसी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि आज भी टीयर 2 सिटीज में उस लेवल की ग्रोथ नहीं दिखाई दी जो हमने देखी टीयर 1 सिटीज में कोविड के बाद। तो रिकवरी के शेप रिकवरी थी। अगर अगर दूसरे इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप देख, रियल एस्टेट के अंदर भी है जहाँ पे टीयर 1 सिटीज में जो है वो डिमांड ज्यादा आई। अपग्रेडेशन डिमांड ने लीड किया रियल एस्टेट मार्केट को। इसी के कारण आपको लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में ज्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। अफोर्डेबल सेगमेंट थोड़ा सबड्यूट रहा। लेकिन अब जिस तरीके के सप्लाई साइड इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है और जिस तरीके के इंसेंटिव्स वापस आ रहे हैं, आप ये भी देखेंगे जो सीएलएसएस स्कीम थी उसका जो विड्रॉल हो गया था 2021 के बाद, उसका एक मेजर इम्पैक्ट था अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है और शॉर्टेज है। तो अगर यहाँ पे इनिशिएटिव वापस से री इनिशिएट हो जाता है तो उसके बाद आपको वॉल्यूम और में और ज्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से एट एग्रीगेटेड एट ऑल इंडिया लेवल के ऊपर यही कारण है कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा डिमांड में कुछ डिप्रेशन होता हुआ दिखाई दे। सेगमेंट वाइज दे में भी। हम्म। तो पंकज साहब, जिस लग्जरी सेगमेंट की हम अभी तक बात कर रहे थे, और आपने बताया भी कि क्यों वहां पर डिमांड थी और क्यों बड़े शहरों में हमने वो सेल्स नंबर आते हुए देखे, अब क्या यहां पर इस सेगमेंट में एक ठहराव आता हुआ दिखाई देगा? प्लस एक बात हमेशा कही गई कि शेयर मार्केट क्योंकि अच्छा रहा, उसके लिए वक्त उसने बूम किया, वहां से बहुत सारा मनी डिराइव हुआ, और अभी वो स्थितियां अच्छी नहीं है शेयर मार्केट्स की। अब वो कब तक कैसी रहेंगी उसको भी रीड यहां नहीं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये सारी चीजें मिलाकर थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट को इंपैक्ट करेगी? जितना चमकीला अभी तक इसका मार्केट था वो थोड़ा फीका होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा लग्जरी मार्केट में, क्योंकि कारण है कि जो पुरानी सप्लाई थी वो बिक गई है। जो न्यू रिप्लेनिशमेंट आया है वो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर ज्यादातर है। आज भी प्रेफरेंसेस लोगों की खरीदने के लिए वो रेडी और नियरिंग कंप्लीशन वाली प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद अपग्रेडेशन डिमांड भी जो, और जो आप पेंट अप डिमांड की बात करते थे वो भी कुछ हद तक कंज्यूम हो गई है। तो इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि लग्जरी सेगमेंट में मॉडरेशन हमको सप्लाई और डिमांड दोनों में होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो और ये जी, थोड़े बहुत प्राइजेस बढ़, या तो एक पॉइंट और ऐड हाँ, मैं करूंगा प्राइस पर आना ही चाह रहा था सर, कि ये जो प्राइस फैक्टर रहा कि बहुत सारे मार्केट्स में हमने प्राइस को, खासतौर पे उत्तर भारत जहां पर आपने बात की, और एक बात समझ में भी आती है कि सप्लाई शायद श्रिंक होती हुई दिखाई दी, तो वहां प्राइजेस बहुत फर्म होते हुए दिखाई दिए। अब अगर वहां सप्लाई बढ़ती है तो क्या प्राइजेस थोड़े कूल डाउन होंगे? और सेकेंडली वो डिमांड
अभी भी उतनी ही बरकरार रहेगी जैसी अब तक हमने देखी? बिल्कुल, बिकॉज द रीजन इज अभी जो सप्लाई के कंस्ट्रेंट होने की वजह से आपकी जो भी सप्लाई आई है वो ज्यादातर लग्जरी सेगमेंट में नॉर्थ इंडिया में दिखाई दी है, जहाँ पे डीएलएफ और बाकी कुछ एक जो लार्ज डेवलपर हैं उन्होंने भी जो न्यू लॉन्चेस किए वो हाई एंड के ऊपर किए। और लेसर सप्लाई होने की वजह से थोड़ा सा प्राइस ज्यादा बढ़े पिछले एक साल के अंदर, तो उसको देखते हुए इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो जैसे जैसे सप्लाई आपका इंट्रोड्यूस होगा, जैसे हमने अभी नोएडा, न्यू नोएडा सिटी की बात की, तो काफी सारी अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई उधर आएगी, न्यू लैंड की डील्स होनी चालू हो जाएंगी, तो न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सप्लाई आती आपको दिखाई देगी। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस ग्रोथ जो हमने पिछले 2 साल के अंदर देखी है नॉर्थ इंडिया शहर के अंदर, वो उसमें मॉडरेशन होता हुआ दिखाई देगा। आप कंपेयर कर लीजिए, मुंबई के अंदर 350 3.5 लाख यूनिट का अनसोल्ड स्टॉक है और दिल्ली के अंदर 70,000 यूनिट का अनसोल्ड स्टॉक है। मुंबई के अंदर 6% 7% की एवरेज ग्रोथ दिखाई दी है प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर, जबकि दिल्ली एनसीआर में ये बिटवीन 12 से 15% वाई वाई लेवल के ऊपर आपको ग्रोथ दिखाई देती है। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ती है वहां पे आपको प्राइस में थोड़ा मॉडरेशन होना चालू हो जाएगा। और ज्यादातर सप्लाई जो हम देख रहे हैं आगे आने वाले वक्त पे वो अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में होगी। आपको नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एनसीआर गुड़गांव सब मार्केट में लिटिल बिट लग्जरी सेगमेंट में थोड़ी और सप्लाई आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सप्लाई आपको मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग में होती हुई दिखाई देगी, और इसका इम्पैक्ट जो है आपके प्राइसिंग के ऊपर भी होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो आप एक बड़ी विवेचना हो गई कि मार्केट में हो क्या रहा है, कैसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, कैसे सप्लाई, डिमांड, प्राइसिंग, ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें, और मार्केट कंडीशंस, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन उसके ऊपर अपना इंपैक्ट डाल रही है। अब इन सबको जानकर आपको क्या मिलेगा अगर आपको डिसीजन लेना है, इससे आपके लिए क्या टेक अवे? एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर आपका टेक अवे लेंगे कि अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी चीज सोच रहे हैं इन एंड अराउंड रियल एस्टेट, आपको क्या देखना है और कैसे डिसीजन लेना है। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। Signature Global presents Property Guru. Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ में आपका होस्ट विपिन भट्ट और हमारे साथ बने हुए पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोर। आज तो बात हो रही है करंट मार्केट ट्रेंड्स की कि रियल एस्टेट में पोस्ट दिवाली एक फेस्टिव सीजन का बड़ा ओकेजन अब किस तरह का मार्केट दिखाई दे रहा है। तो मोटी लाइन यही है कि मार्केट ठीक ठाक ही कर रहा है। कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट, कुछ पर्टिकुलर शहर, वहां पर आपको चीजें मूव होते हुए दिखाई देंगी, लेकिन ओवरऑल पिक्चर तो अभी भी बढ़िया है, बरकरार है। अब ऐसे में आपके लिए डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए, राइट? तो सर, कई सारे फैक्टर्स हैं पंकज जी जो इंपैक्ट करते हैं। ताजा चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है इंटरेस्ट रेट। दुनिया भर में, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या दूसरी जगह, रेट कट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। डेफिनेटली इंडिया भी उसकी तरफ देखेगा। एक बयान भी पीयूष गोयल साहब की तरफ से, जो कि हमारे देश के वाणिज्य मंत्री हैं, उसको बड़ा सिग्निफिकेंटली देखा जा रहा है। उन्होंने हाल ही में कहा कि भले ही महंगाई के फिगर्स थोड़े ऊपर हो, लेकिन आरबीआई को रेट कट के बारे में अब सोचना चाहिए। जिस तरह के इकोनॉमिक साइकिल से हम गुजर रहे हैं और जो पूरी दुनिया में स्थिति है, शायद अब हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़े रेट कट्स चाहिए। तो अगर ये सिलसिला शुरू होता है या अगर इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, आई डोंट नो आरबीआई क्या डिसीजन लेता है इसके ऊपर, तो क्या इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, आज भी मैं देखता हूं कि अगर हम रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस की ट्रेजेक्टरी को अगर हम एनालाइज करें तो 2016 से 2020-21 तक वो स्टैग्नेंसी थी या करेक्शन थी। 2021 और 22 के बाद जो है ना, आपको थोड़ी ग्रोथ होती हुई दिखाई दी, और वो भी मॉडरेट ग्रोथ है, एक्सेप्ट फॉर कुछ सिटीज को छोड़ करके। ज्यादातर जगह पे आपका 6% से लेकर के 10% या 11% की ग्रोथ दिखाई दी है। तो इसके रहते हुए हमें अफोर्डेबिलिटी और प्राइजेस के अंदर एक पैरिटी दिखाई दी, और यही कारण है हमारे पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हुए। अगर आप कोविड के बाद देख लीजिए तो जिस तरीके का
इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उसका भी इम्पैक्ट आपको डिमांड पे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी अच्छी थी। तो जो इंटरेस्ट रेट थे उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब अगर जो पॉइंट आ रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो अफोर्डेबिलिटी और इम्प्रूव होगी, तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, और हो सकता है कि बिल्डर्स को थोड़ा हेडरूम मिले तो वो शायद थोड़े प्राइजेस और बढ़ा दे। तो मुझे ये लग रहा है कि प्राइजेस में कोई डाउनसाइड प्रेशर नहीं है, थोड़ा ये इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा, और प्राइजेस आज भी अफोर्डेबल हैं। एनी रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट विल इम्प्रूव द अफोर्डेबिलिटी, तो उससे डिमांड में भी ग्रोथ होगी और प्राइजेस में स्ट्रेंथनिंग होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे ये लग रहा है कि अक्रॉस ऑल इंडिया लेवल के ऊपर प्राइजेस में आपको इस स्ट्रेंथनिंग होती हुई दिखाई दे और आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाई दे। हम लोग करीब 18,000 प्रोजेक्ट्स इस वक्त मार्केटेबल प्रोजेक्ट्स हैं जो 60 शहरों में चल रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो केवल 5% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। वो इसके लिए भी हुआ होगा कि वो अनफेवरेबल लोकेशंस है और बिल्डर का माल नहीं बिक रहा है, बट वो जो प्राइस करेक्शंस जी। है वो करीब 5% तक है। लेकिन बाकी आपके 95% जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्राइस की ग्रोथ, और ज्यादातर केवल 31% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे वाई वाई ग्रोथ 10% से ऊपर है। तो ओके। अगर हम देख लीजिए, प्राइस ग्रोथ स्पेकुलेटिव नहीं है, प्रोडक्टिव है, डिमांड ड्रिवन है, और हमारे पास सप्लाई बहुत अच्छी है, और रेरा आने के बाद जो स्पेकुलेटिव फोर्सेस हैं वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट के कम होने से आपका प्राइस में स्ट्रेंथनिंग होगी और डिमांड में इंप्रूवमेंट होगा। राइट। तो सर, दो सवाल क्विकली आपसे कि हमारे पास यहाँ दो वर्ग हैं। एक तो हमारा घर खरीदार है जिसे अपना खुद का घर चाहिए, और अब उन्हीं लोगों में काफी निवेशक भी हैं जो वापस से साइकिल का एक लाभ उठाना चाहते हैं। मैं हेल्दी निवेश की बात कर रहा हूं। तो पहले निवेशकों की बात कर लेते हैं। इस करंट सिनारियो में निवेशकों के लिए क्या टेक अवे रहेगा, उन्हें क्या अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, निवेशकों के लिए हमेशा ये देखिए कि नॉमिनल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ मैं कह रहा हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट की वजह से अगर उस लोकेशन की कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो वहाँ पे प्राइस की ग्रोथ होगी। और नॉमिनल ग्रोथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ रेंटल यील्ड अच्छी है, जैसा जो हम आप स्टॉक्स में पी रेशियो की कर रहे हैं कि अगर इनकम जनरेटिंग एसेट इज जनरेटिंग मोर इनकम, तो उसमें प्राइस और उसकी वैल्यूएशन बढ़ने का स्कोप ज्यादा रहता है। तो अगर रेंटल यील्ड 3%, 3.5%, 4% के ऊपर है तो आपकी नॉमिनल रिटर्न जो है 7 से 8% होता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हो रही है तो वो एडिशनल इंप्रूवमेंट होता है कि कितना आप ट्रैवल टाइम बचा रहे हैं, तो उसके बेसिस से डिमांड का पोलराइजेशन होता है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त मार्केट में 7% से 11-12% की स्कोप ऑफ ग्रोथ दिख रही है, डिपेंडिंग अपॉन माइक्रो मार्केट एंड एसेट टू एसेट बेसिस। तो निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, हालांकि निवेश आप तभी करिए और उसी प्रॉपर्टी में करिए जहां पे आपको लगे कि आप खुद जाके रह सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है निवेश के लिए नो मैंस लैंड में लोग बाग खरीद लेते हैं। अगर आपके पास एक्सेस फंड है और आप लैंड में खरीद रहे हैं, तब भी आप ये जरूर देख लीजिए कि वहां कनेक्टिविटी होने वाली है, और एक अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करके करें। ठीक है। क्योंकि हर चीज का एक स्पेसिफिक आईआरआर होता है, वो आईआरआर उसके हैबिटेशन की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे लीनियरी हर एक लैंड और हर एक प्रॉपर्टी के अंदर लीनियर ग्रोथ होती है। तो अगर आप ये देख लीजिए कि बहुत दूर की जगह है, अनइनहैबिटेबल है, तो हैबिटेशन का अगर स्कोप कम है तो उसमें स्पेकुलेटिवली तो आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट प्राइस में दिखाई दे और स्पेकुलेटिवली प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन अगर वहां डेंसिटी नहीं आ रही है तो लॉन्ग टर्म में वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा हो रहा है जी, या फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म में पहुंचाएगा। राइट। तो वहां आप राइट। क्विकली सर, क्योंकि समय अब थोड़ा मेरे पास कम रह गया, तो मैं अब यही शिफ्ट कर देता हूं। उसमें शायद बहुत सारी बातें कॉमन भी होगी कि यही जो एंड यूजर है उसके लिए क्या टेक अवे होगा, उसे क्या देखना है? तो एंड यूजर के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप वहां घर खरीदिए जो आपके लाइवलीहुड से इंटरेक्टिव हो। 3-3.5% की रेंटल यील्ड मिल रही है तो आपका प्राइस में बढ़ने का स्कोप रहेगा।
आप दिन में तो आप प्रोजेक्ट देखिए, लेकिन शाम रात में भी जाके देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ का हैबिटेशन, सोशल फैब्रिक किस तरीके का है। एक अच्छे बिल्डर से खरीदिए एंड बिल्डर की रेपुटेशन देख लीजिए, उसके पास के प्रोजेक्ट देख लीजिए और कितना परसेंटेज उसके प्रोजेक्ट्स में बुकिंग स्टॉक प्रोजेक्ट्स हैं। तो मतलब इससे एक कॉल लग जाती है कि भाई उसके ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर और लाइबिलिटीज तो नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे भी पड़ सकता है। तो एग्जीक्यूशन रिस्क हालांकि इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक प्रोजेक्ट बिल्डर है जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं और उसने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वहां पे आप थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेकर के आगे बढ़िए। ऐसे बिल्डर के पास जाइए जो जहाँ जिसके पास कंसिस्टेंसी है। लोकेशन देखिए, बिल्डर देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, उसमें होने वाले जी। आने तो सर बस को एक देखिए और अंतिम 30 सेकंड में एक यक्ष प्रश्न जो हमेशा से रहा है, क्या ये टाइम ठीक है, खरीदा जा सकता है इस वक्त? मैं बिल्कुल कहता हूँ कि टाइम बुरा नहीं है, आज भी प्रोडक्टिव है। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आपकी चॉइस गलत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। कम समय में बहुत सारी बातें आपने हमें बताई। इस समय क्या रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर है और किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप निवेशक हो, घर खरीदार हो, आपके लिए क्या टेक अवे, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अभी काफ़ी चेंजिंग सिनारियो है, देखिए इंटरेस्ट रेट हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़े कम होते हुए दिखाई दें, दूसरे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या फैक्टर्स हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज आता हुआ दिखाई दे, जो नंबर्स अभी तक आप सुनते आए उनमें चेंज आए, लेकिन आपको क्या देखना है, समझना है, वो आज पंकज जी ने हमें बताया। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और ये बातचीत हमारे साथ की। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, और अगले एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।